Good afternoon, all of you. BSc second year, Botany, paper second, Cytology, Genetics, Evolution and Ecology. इस पेपर में आज स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। टॉपिक का नाम होगा थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोअर क्लासेस में पढ़े भी होंगे थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, नाम भी सुने होंगे लैमार्किन थियरी, डार्विनिज्म थियरी एंड ह्यूगो डिब्रिज, या आप इसे कहते हैं म्यूटेशन थियरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं थियरीज ऑफ इवोल्यूशन में। पहली थियरी के बारे में आज आप लोगों को डिस्कस करते हैं, अर्थात बताते हैं। जैसा कि जो पहला थियरी है इवोल्यूशन में, उस थियरी का नाम लैमार्किज्म थियरी, लैमार्किज्म थियरी। लैमार्किज्म थियरी बोलने का मतलब होगा कि सबसे पहले हम इस लैमार्किज्म थियरी में क्या जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ लैमार्क। तो पहला पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ लैमार्क। लैमार्क के इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को पता भी होगा। लैमार्क जैसा कि आप जानते हैं, इन्हें जो है फ्रेंच इन्हें फ्रेंच साइंटिस्ट लैमार्क, फ्रेंच साइंटिस्ट लैमार्क बोलने का मतलब जो फ्रेंच वर्ड आया है फ्रांस के थे, इसीलिए इनके नाम के आगे फ्रेंच लगाया जाता है, फ्रेंच वर्ड लिखा जाता है। इसका मतलब फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने थियरीज ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहला डिस्क्रिप्शन बताया, अर्थात कहने का मतलब होगा कि थियरीज ऑफ इवोल्यूशन में पहली थियरी अब हम आपको बताते हैं लैमार्किज्म थियरी। लैमार्किज्म थियरी, या एक नाम और दिया जाता है इस थियरी का, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो पहले लैमार्किज्म थियरी और थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसा कि आप लोग नाम भी जानते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होगा उपार्जित लक्षणों की वंशागत।
अब हम इस पहली थ्योरी के बारे में स्टार्ट करते हैं कि लामार्क ने इवोल्यूशन में पहले थ्योरी में, इस थ्योरी को फॉलो करने से पहले इनके बारे में इन्होंने अपने थ्योरी को जिस बुक में पब्लिश किया 1809 में एक बुक पब्लिश किया। उस बुक का नाम है फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी, फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी, लामार्क के बुक का नाम। सबसे पहले इन्होंने कुछ स्टेटमेंट फॉलो किया है, जैसे वो स्टेटमेंट या आप उसे फैक्ट्स कह सकते हैं, तथ्य, जिसे आप बोलते हैं कथन। तो हम इनके कुछ फैक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स इनके हैं। जैसा कि पहला जो स्टेटमेंट या पहला फैक्ट है, फैक्ट्स, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म। पहला स्टेटमेंट हो गया डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म। दूसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन, या आप इसे और नाम से बोल सकते हैं इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन या डिसयूज ऑफ थियरी। थर्ड है इनका जो थर्ड स्टेटमेंट या थर्ड फैक्ट है, उसका नाम होगा टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। थर्ड स्टेटमेंट होगा टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। और फोर्थ स्टेटमेंट होगा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये चारों जो है इनके कॉमन स्टेटमेंट फैक्ट हो गए। अब हम आप लोगों को एक एक स्टेटमेंट के बारे में आपको समराइज करते हैं, बताते हैं। जैसा कि पहला है डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म। नाम से भी स्पष्ट है कि वातावरण का सीधा प्रभाव जीवों पर पड़ना। तो नेचर में वैसे भी आप जानते हैं दो वर्ड हैं। एक वर्ड जो होगा वह होगा एनवायरनमेंट, और दूसरा वर्ड होगा नेचर। यही दोनों वर्ड मिल करके एनवायरनमेंट और नेचर डार्विन और लामार्क के थ्योरी को फॉलो करते हैं, बताते हैं। जैसे डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनिक बोलने का मतलब, कहने का मतलब होगा कि नेचर में जो भी एनवायरनमेंट का इफेक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म पर पड़ेगा, जैसे टेम्परेचर है, लाइट है, पीएच है, जो भी ऑर्गेनिज्म इस नेचुरल वर्ल्ड में सरवाइव कर रहा है, उसका इफेक्ट जो होगा वह हर इंडिविजुअल पर
एक समान रूप से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक हायर ऑर्गेनिज्म पर उसका इफेक्ट जो होगा दिखाई देगा, पड़ेगा। उसी तरीके से इसमें अब जो आपको इफेक्ट है वह इफेक्ट क्या हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल होगा, जैसे एक साधारण बच्चा भी होगा छोटा सा, अगर वह क्लास में पढ़ने जाएगा तो उस कॉलेज का, विद्यालय का जो भी एनवायरनमेंट होगा उसके हैबिटेट पर, उसके जीवन की रीतियों पर, स्वभाव पर, आचरण पर, उसी कॉलेज का जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होगा उस पर्टिकुलर बच्चे पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब हो गया, पहला स्टेटमेंट का मतलब डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनिज्म। दूसरा होगा इनका स्टेटमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। आप इसको हिंदी में कहते हैं अंगों का कम या अधिक उपयोग। अंगों का कम या अधिक उपयोग बोलने का मतलब होगा कि जैसे आप जानते हैं कि हम जिस ऑर्गन को ज़्यादा वर्क देंगे, ज़्यादा फॉलो करेंगे, उससे ज़्यादा उसको जो है फॉलो करेंगे, वर्क करेंगे। जैसे आप जानते हैं दाहिने हाथ से आप ज़्यादा लिखते हैं तो लिखने की आदत जो होगा वो तो फास्ट वर्क करेगा, लेकिन अगर आप बाएं हाथ से कभी नहीं लिखते हैं तो धीरे धीरे, कहने का मतलब है कि बाएं हाथ से लिखने का मतलब वही लोग लिखेंगे जो पर्टिकुलर उस हैंड का, लेफ्ट हैंड अर्थात बाएं हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, नहीं तो वह एक डिसयूज होगा, नॉन फंक्शनल होगा। कहने का मतलब एज ए लास्ट में वह एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में, अवशेषी अंग के रूप में ठहर जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो दूसरा हो गया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसी सेकंड लाइमार के इस सेकंड स्टेटमेंट के आधार पर आगे आपको कई तरीके के एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे कि आप सुने हैं कि जिराफ का एग्जाम्पल, स्नेक्स का एग्जाम्पल, इसके बाद स्नेक्स हो, जिराफ हो गया, स्नेक्स हो गया, डकबिल मीन्स डक वाटर में, एक्वाटिक बर्ड लाइक डक, उसको आपको आगे हम बताते हैं। तीसरा स्टेटमेंट जो है लाइमार का, टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। कहने का मतलब होगा कि जीवों में, ऑर्गेनिज्म में बड़े होने की प्रवृत्ति। टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज का मतलब होगा कि जीवों में बड़े होने की प्रवृत्ति। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नेचर में लिविंग कंडीशंस में पैदा हुआ है तो एक समय आएगा उसमें धीरे धीरे ग्रोथ होगा, वृद्धि होगी। तो हर ऑर्गेनिज्म में अर्थात लिविंग बीइंग, सजीव का मेन लक्षण वैसे भी होता है ग्रोथ करना, वृद्धि करना। तो ये कहने का मतलब टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, नेचर में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ग्रोथ करने की, वृद्धि करने की क्षमता होगी। चौथा जो इनका स्टेटमेंट होगा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलने का मतलब होगा कि जैसा कि हिंदी में आप इसको जानते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागत। अब आपको उपार्जित लक्षणों की वंशागत क्या है? ऐसे कैरेक्टर्स जो एनवायरमेंटल इफेक्ट से, मीन्स वातावरण के प्रभाव से चेंजेज होकर के, अर्थात सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल या सोमा सेल में उसी के सहारे चेंज होकर के, मीन्स एक्वायर्ड हो जाएंगे। वो कैरेक्टर जो होंगे, चाहे हैबिटेट होंगे, चाहे डीएनए के ढांचे पर टिके होंगे,
वो एक्वायर्ड होंगे, उपार्जित होंगे, और जो एक कैरेक्टर मॉडिफाइड होंगे वो इनहेरिटेड होंगे, वंशागत होंगे। कहने का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में रीच होंगे। रीच होने का मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी बदलाव आएंगे, चेंजेज आएंगे कैरेक्टर में, वही एक्वायर्ड कैरेक्टर कहे जाते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा जाता है। अब ये लामार्क जो पहला सिद्धांत था, मीन्स थियरीज ऑफ इवोल्यूशन में, लामार्किन थियरी के ए बेसिक आपको 4 स्टेटमेंट यही थे, इनके बारे में आप लोग जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे थियरी के बारे में। लामार्क के बाद थियरीज ऑफ इवोल्यूशन में, ये तो फर्स्ट थियरी हो गई। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन अर्थात जैव उद्विकास का जो सेकंड थियरी होगा उसका नाम होगा डार्विनिज्म थियरी। दूसरी थियरी होगी इवोल्यूशन की डार्विनिज्म थियरी, डार्विनिज्म थियरी, डार्विन थियरी, या इसे बोलते हैं, डार्विन थियरी का नाम दिया जाता है OR नेचुरल सिलेक्शन थियरी। नेचुरल सिलेक्शन थियरी, नेचुरल सिलेक्शन थियरी का मतलब जो ये वर्ड लिखा गया नेचुरल सिलेक्शन थियरी, इसका मतलब है कि इसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत। तो आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया कि लामार्क और डार्विन का जो वर्क था वो 2 ही चीजों पर टिका हुआ था, एक था एनवायरनमेंट और दूसरा था नेचर। तो अब नेचुरल सिलेक्शन थियरी बोलने का मतलब होगा प्राकृतिक चयन सिद्धांत होता क्या है। इस थियरी को फॉलो किए डार्विन। डार्विन के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं 1809 में 12 फरवरी 1809 में बॉर्न इन इंग्लैंड, 12 फरवरी 1809 में इंग्लैंड में पैदा हुए। इन्होंने अपने ग्रेजुएशन की स्टडी या ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो किया था, जिस यूनिवर्सिटी से किया उस यूनिवर्सिटी का नाम था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इसके बाद डार्विन जो थे वो बचपन से ही नेचर के बारे में जानने के लिए दिलचस्पी रखते थे कि उनको नेचर के बारे में जानने में बहुत शौक था। 21 ईयर्स 21 वर्ष में 21 ईयर्स 21 साल की उम्र में इनको जो है नेचर के बारे में, प्रकृति की यात्रा करने के बारे में, या यात्रा करने के लिए, नेचर में भ्रमण करने के लिए इनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक शिप दी गई। शिप का मतलब जहाज। जिस जहाज से ये नेचर में घूमते थे, यात्रा करते थे, उस जहाज का नाम था HMS
बीगल, BEAGLE। पूरा नाम होगा HMS बीगल का हर मजेस्टी सर्विस बीगल। यहां हम लिख भी देते हैं हर मजेस्टी, MAJESTY, हर मजेस्टी सर्विस बीगल। इसके बाद ये तो डार्विन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इनके जिस तरीके से आपको लामार्क के स्टेटमेंट फैक्ट्स बताए, उसी तरीके से डार्विन ने भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। वो जो स्टेटमेंट दिए हैं वह स्टेटमेंट आप लोगों को हम एक एक करके बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पहला स्टेटमेंट डार्विन का जो था उसको आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े भी होंगे, जानते भी हैं। तो हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द इफेक्ट, वो जो हमने लिखा यहां सर्वाइवल ऑफ इफेक्ट, वो इफेक्ट नहीं है, वो तो लिखते समय आ गया, बार बार लामार्क के बारे में इफेक्ट वर्ड आता था, इसलिए यह जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलने का मतलब होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं योग्यतम की अतिजीविता। अब इसको जो है, इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को सबसे पहले जिन्होंने इस स्टेटमेंट को फॉलो कराया उस साइंटिस्ट का नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने ही इस स्टेटमेंट को, डार्विन के पहले स्टेटमेंट को फॉलो भी बताया किया कि यह स्टेटमेंट वास्तव में सही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलने का मतलब क्या है? जैसा कि हमने आपको हिंदी में बता दिया, योग्यतम की अतिजीविता। कहने का मतलब होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उनके बॉडी के अंदर अच्छे जीन, डिजायर्ड जीन का कैरेक्टर आए और घटिया जीन मीन्स जो डिफेक्टेड जीन है वो धीरे धीरे लोप हो जाएं, विलुप्त हो जाएं। कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल के पास जो है मीन्स वह सरवाइव करे नेचर में और अच्छे जीन से ही रिलेशन रखे। दूसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद अब जो दूसरा स्टेटमेंट होगा डार्विन का, वह होगा, कहने का मतलब यहां पर पहला तो हो गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब दूसरा होगा इनार्मस, ENOR, इनार्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी, इनार्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिज्म, इनार्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब होगा कि कोई भी जीव होगा, अर्थात जीवों में प्रचुर मात्रा में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता। तो आप लोग वैसे भी जानते हैं, जैसे फिशेस, वेरियस टाइप के बर्ड्स, एम्फीबियंस, ये सब नेचर में बहुत सारे एग लेइंग करते हैं, मीन्स लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। जैसे फंगस बहुत सारी स्पोर्स जनरेट करते हैं 7 लाख तक। वैसे आप लोग सुने होंगे फिशेस का नाम है
सैल्मोन, SALMON। कहने का मतलब होगा एक ही ब्रीडिंग सीजन में 2 करोड़ 80 लाख एग्स प्रोड्यूस करता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इतना एग लेइंग सैल्मोन फिशेस के द्वारा एग प्रोड्यूस हो रहा है तो जाहिर सी बात है तो बहुत सारे हाफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। इसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग कंडीशन है, मींस इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी की कंडीशन जो होगा वह ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग है, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता अलग अलग है। तीसरा जो स्टेटमेंट है डार्विन का, आपको उसको बता रहे हैं। तीसरा स्ट्रगल, थर्ड स्टेटमेंट डार्विन का, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, आप इसको जानते भी हैं, जीवन संघर्ष कहते हैं। तो स्टेटमेंट देते समय पहले से भी डार्विन ने बताया था अपने थियरी में, अपने सिद्धांत में, कि नेचर में एक स्पीशीज को चलाने के लिए दूसरे स्पीशीज से संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, मीन्स कंपटीशन करना पड़ेगा। वो जो कंपटीशन होगा एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में, वो कंपटीशन किस लिए होगा? बहुत सारे कंडीशंस होंगे, जैसे शेल्टर होगा, शेल्टर, फूड होगा, मेटिंग रिक्वायरमेंट भी है, मेटिंग रिक्वायरमेंट्स, शेल्टर, फूड, मेटिंग रिक्वायरमेंट। मेटिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब होगा कि रिप्रोडक्शन, मेटिंग रिक्वायरमेंट्स का मतलब रिप्रोडक्शन। इन्हीं सब कंडीशंस को फॉलो करने के लिए एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में कंपटीशन करना पड़ता है। अब इस कंपटीशन में 2 तरीके का कंपटीशन होगा। एक होगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। पहला जो कंपटीशन होगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और दूसरा होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब हम इनको आपको बताते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन क्या है। When a competition takes place between same species, जब कोई कंपटीशन अपने सेम स्पीशीज में होगा तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, अर्थात अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। लेकिन जब वही कंपटीशन 2 डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में, कहने का मतलब व्हेन ए कंपटीशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 डिफरेंट मेंबर्स या 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर नोन एज इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, अर्थात अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा। अब इसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है, आगे आपको और सारे स्टेटमेंट है, अगला स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। 3 हो गए, चौथा स्टेटमेंट, फोर्थ, variation and their inheritance, वेरिएशन
एंड दियर इनहेरिटेंस कहने का मतलब होगा मीन्स विभिन्नताएं और इनकी वंशागत, विभिन्नताएं और इनकी वंशागत। आप लोग जब जेनेटिक्स का डिफिनीशन पढ़ते हैं या जानते भी हैं कि जेनेटिक्स क्या है, तो ये जो जेनेटिक्स वर्ड है ये दो वर्डों को एक साथ इन्वॉल्व किया है। इन्वॉल्व कहने का मतलब होगा कि जेनेटिक्स क्या है, आनुवंशिकी। बोलने का मतलब है जेनेटिक्स शब्द मीन्स इसमें दो वर्ड इंक्लूड हैं जेनेटिक्स में। एक है हेरिडिटी, एक हेरिडिटी और दूसरा होगा वायरिएशन। वायरिएशन, हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड वायरिएशन। अब यही जो जेनेटिक्स में हेरिडिटी एंड वायरिएशन आए हैं, वही वायरिएशन डार्विन भी इंक्लूड किए हैं। जैसे आप जानते हैं जेनेटिक्स में हेरिडिटी एंड वायरिएशन, हेरिडिटी एंड, हाँ, जेनेटिक्स आप जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वायरिएशन आर कॉल्ड जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स हमेशा बताता भी है, शो भी करता है। अगर एक ही पेरेंट्स के मीन्स आप कह सकते हैं ट्विंस केसेस में आपने देखा भी होगा कि एक ही पेरेंट्स के जब दो प्रोजनी, जिसे आप ट्विंस केस कहते हैं, वो दोनों जो होंगे 100% मीन्स सिमिलर नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिससिमिलरिटीज काज कर जाती है। अर्थात एक कैरेक्टर कि जो पेरेंट्स के कैरेक्टर आए वो तो हेरिडिटरी कैरेक्टर पास हुए और उन दोनों इंडिविजुअल के साथ मीन्स वायरिएशन दिखाई देगा। कहने का मतलब होगा कि नेचर में हर इंडिविजुअल जो होगा वह एक समान अर्थात सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल के पास जीन से ही डिससिमिलरिटीज अर्थात वायरिएशन करने की, विभिन्नता काज करने की क्षमता होती है। तो आज यहीं पर समाप्त, अगले लेक्चर में होगा। थैंक यू।